गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 22 का 9 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पाचन क्रिया में जो सहायक पाचक ग्रंथि है, मुख में लार ग्रंथि है, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था लीवर या यकृत के बारे में। ठीक है, और फिर इसके बाद में पढ़ा था हमने जो टॉपिक थे यकृत के क्या क्या कार्य थे। अब जो तीसरी जो पाचक ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि, जो पहले भी बताई थी मैंने आपको। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो कौन से प्रकार की होती है? मिश्रित प्रकार की होती है। मिश्रित प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप तो ये देखिए कि अग्नाशय ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। तो पहले बताया था मैंने, जब पाचन तंत्र में आहार नाल की संरचना बताई थी, तब मैंने आपको बताया था डायग्राम सहित अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो आमाशय और ग्रहणी, आमाशय और ग्रहणी। तो ग्रहणी है वो यू आकार की नलिका होती है। ग्रहणी कौन सी होती है? यू आकार की नलिका होती है। तो आमाशय और ग्रहणी के मध्य जो स्थल है, उस स्थल में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो स्थिति कहाँ हुई इसकी, कहाँ पाई जाती है? आमाशय और ग्रहणी के मध्य जो स्थल है उसमें क्या पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का स्राव करती है, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। फिर अग्नाशय ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है? मिश्रित प्रकार की होती है, अर्थात ये अंतःस्राविका का काम भी करती है और बहिःस्रावी का काम भी करती है। अंतःस्रावी का भी काम करती है और बहिःस्रावी का भी काम करती है। अब बहिःस्रावी की बात करते हो तो ये किसका निर्माण करती है? अग्नाशय रस का। किसका निर्माण करती है? अग्नाशय रस का निर्माण करती है। देखिए, जो यहाँ से अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस बनेगा वो कहाँ पे आएगा? ग्रहणी में आएगा। और कौन सी क्रिया हो जाएगी? पाचन की क्रिया होगी। तो अग्नाशय रस स्रावित होता है नलिका के द्वारा, यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने क्या परिभाषा बताई थी बहिःस्रावी की? जब अपने उत्पाद, हार्मोन या रसायन है वो नलिका द्वारा छोड़े जाते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो स्राव है वो नलिका द्वारा कहाँ छोड़ दिया गया है? ग्रहणी में छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अग्नाशय रस स्रावित करती है वो तो कौन सी प्रकृति हो गई इसकी? बहिःस्रावी। और इसके द्वारा हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अंतःस्रावी प्रकृति के होते हैं। इसके लिए अपन चर्चा करेंगे अभी बाद में। तो आपने देखा कि ये ग्रंथि कौन सी होती है? मिश्रित, अर्थात अंतःस्रावी प्रकृति की भी होती है और बहिःस्रावी। बहिःस्रावी तो क्यों होती है? क्योंकि किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का। और अंतःस्रावी की होती है क्योंकि इसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है? हार्मोन का स्राव भी किया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। लंबाई है इसकी कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है उसकी लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर। और जो वजन की बात करते हो तो लगभग 85 ग्राम होती है। कितनी होती है? 85 ग्राम। और उद्भव है इसका किससे होता है? भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है। किससे होता है? भ्रूणीय एंडोड्रम से। तो ये तो हो गई सामान्य बातें। अब देखिए, अग्नाशय ग्रंथि है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अग्नाशय ग्रंथि है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, एक तो होती है एसिनाई और दूसरी होती है, एसिनाई के अलावा बात करेंगे अपन लैंगर हैंस दीपिकाएं। लैंगर हैंस दीपिकाएं। तो एक पहली प्रकार की कोशिका एसिनाई, दूसरी कौन सी होती है? लैंगर हैंस दीपिकाएं। तो उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए, ये जो बाहर इसके चारों तरफ इसी प्रकार से कोशिकाएं रहती हैं, जिनको कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? एसिनाई कोशिकाएं कहते हैं। तो एसिनाई कोशिकाएं हैं वो
जो कोशिका कौन सी है, लैंगरहैंस द्वीप है, उनके चारों तरफ समूह के अंदर पाई जाती है, यानी चारों तरफ समूह के रूप में पाई जाती है। तो ये समूह में पाई जाती है। और इनकी प्रकृति की बात करोगे तो अभी बताया था मैंने, ये किसका स्राव करती है, अग्नाशय रस का। किसका स्राव करती है, अग्नाशय रस का स्राव करती है। और अग्नाशय रस का स्राव करेगी तो कौन सी क्रिया होगी, ये बहिस्रावी प्रकार की होगी और ये पाचन में काम करती है। तो ऐसी नई कोशिका है वो कौन से प्रकार की होती है, बहिस्रावी प्रकार की होती है। और किसका स्राव करती है, अग्नाशय रस का, जो किस में काम करता है, पाचन में काम करता है। अब बात करते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। तो अग्नाशय की जो ऐसी नई कोशिका है उनके समूह के मध्य, अग्नाशय ऐसी नई कोशिकाओं के समूह के मध्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है अंदर की तरफ। यानी अंदर है वो 3 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल होती है वो कुल लगभग 25% होती है। कितने प्रतिशत होती है, लगभग 25% तक होती है। जबकि बीटा सेल है वो होती है 60%। बाकी 10 से लेकर 15% कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपने देखा अग्नाशय ग्रंथि है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है, एसिनाई, दूसरी कौन सी होती है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। एसिनाई समूह में पाई जाती है और किसका स्राव करती है, अग्नाशय रस का स्राव करती है। तो कौन सी प्रकृति है इसकी, बहिस्रावी प्रकार की, जो पाचन में सहायता करता है। अब दूसरी कोशिका कौन सी है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। ये कौन सी प्रकृति की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें कौन कौन सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब अल्फा जो सेल की बात करते हो तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है, ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव करती है। जबकि बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और डेल्टा सेल है वो स्राव करती है सोमेटोस्टेटिन। किसका स्राव करती है, सोमेटोस्टेटिन का स्राव करती है। अब इन दोनों का विपरीत काम होता है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसके विरोध में, उसको कम करने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। ठीक है, तो एक दूसरे के दोनों को क्या काम करते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल है जो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करने के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, सही बना रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो सहायक ग्रंथि के बाद में पाचन की। हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ी कि इनके कार्य क्या है। ठीक है, तो अपन कार्य के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे भी आएंगे तो आपको यहाँ थोड़ा बता दिया जाए तो आगे दिक्कत, क्योंकि आगे अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि सभी के बारे में दे रखा है आपके। तो अल्फा सेल है वो किसका स्राव करती है, ग्लूकेगोन का स्राव करती है। और ये क्या काम करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकेगोन का काम क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का। दूसरा काम क्या होता है, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि के जो कार्य है उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल के कार्यों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो कार्य, रक्त में किसकी मात्रा बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा। नंबर 2, ग्लाइकोजन है उसको किस में बदलता है, ग्लूकोज। तो मैंने लीवर के कार्य बताए थे आपको,
पहला कार्य था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, दूसरा था ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलना। तो पहला था ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्रिया कहलाती है। फिर वसा के विखंडन में भी क्या होता है? साइड। तो ये हो गए अल्फा सेल के ग्लूकेगोन हार्मोन के कार्य। उसी प्रकार इंसुलिन के भी काम होते हैं। इंसुलिन क्या काम करता है? जो भी ये काम करता है उसके विपरीत काम करता है। जैसे ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है तो ये क्या करता है? कम करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। फिर ये ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है? ग्लूकोज। तो ये वापस किसमें बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे मात्रा अपने आप ही कम हो गई। ठीक है, तो इसके विपरीत काम करता है ग्लूकेगोन। इंसुलिन है उसके विपरीत काम करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बना रहता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, किसकी? इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो गई तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ गई? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कौन सा रोग कहा जाता है? मधुमेह रोग या डायबिटीज़ रोग ही कहा जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसे मधुमेह रोग कहा जाता है। और इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम है तो उस समय उस रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है? तो ये क्या काम करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों के कार्य को क्या करते हैं? नियंत्रित करता है। क्या करता है? दोनों को कार्य को क्या करता है? नियंत्रित। तो या कहेंगे इन दोनों जो भी कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को क्या करता है? विरोध। तो ये दोनों आपस में विरोध करते हैं। इन दोनों का विरोध कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन कार्य करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, स्थिति आपको बता दी मैंने। अब यहाँ एक डायग्राम बनाया, उसको देखना आप। ये पित्ताशय से क्या आता है? आपको पता है पितरस आता है, और यहाँ ऊपर यकृत की 2 पालियाँ होती हैं, जिससे क्या निकलती है? यकृत वाहिनी निकलती है। यकृत वाहिनी और पित्ताशय की नलिका मिलकर आपस में संयुक्त एक पित्त वाहिनी बना लेती है, जिसका नाम क्या है? डक्टस कोलोडोकस। बताया भी था मैंने आपको कि पित्तवाहिनी होती है, यकृत वाले में बताया था आपको। पित्तवाहिनी है वो यकृत वाहिनी से संयुक्त होकर क्या बनाती है? डक्टस कोलोडोकस बनाती है। ये कहाँ आके खुलती है? ग्रहण में आके खुलती है। इसी प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है वो यहाँ से इसमें मिल जाती है, डक्टस कोलोडोकस में। और फिर एक साथ कहाँ खुलती है? ग्रहण में खुलती है। और यहाँ पर विशेष प्रकार का जो पट लगा होता है, अवरोध लगा होता है, उसे क्या कहा जाता है? ओडाई की अवरोधनी कहा जाता है। अब शायद मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ गया। पित्ताशय तो पित्तवाहिनी आ जाती है, ऊपर से यकृत वाहिनी है, दोनों एक साथ सिक्त होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डक्टस कोलोडोकस। फिर इस नलिका के अंदर क्या मिल जाती है? अग्नाशय वाहिनी मिल जाती है। इससे अग्नाशय रस आता है, इससे पितरस आता है, और दोनों कहाँ खुल जाती है? ग्रहणी में खुल जाती है, और भोजन का क्या काम करती है? पाचन का कार्य करती है। तो आज हमने कंप्लीट पाचन तंत्र के सभी के भागों के बारे में वर्णन कर लिया है। पहला पढ़ा आहार नाल कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सहायक पाच्य ग्रंथियाँ भी क्या हो गई हैं? कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पाचन की कार्य की, यानी किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं। ठीक है, अब आज के टॉपिक से क्वेश्चन है वो देखिए कि बीटा सेल के द्वारा, बीटा सेल्स है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी अग्नाशय के अंदर एसिनाई और अंदर की तरफ कौन सी कोशिकाएं होती है? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, जिनमें बीटा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? सभी को कमेंट करना है। और टॉपिक को अच्छी तरह, जो भी मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह क्लियर करें और तैयार करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। थैंक यू।